Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing our new series that is of Sada Punjab and today is our second lecture. कल हमने पहला lecture complete किया था. इसी तरह से daily I'll post one lecture और हमारा almost 15-20 days में साडा पंजाब की बुक जो है ख़त्म हो जाएगी. तो आपको छोटे छोटे आप नोट्स साथ में बना सकते हैं ताकि लास्ट मोमेंट में आपके लिए रिवाइज करना आसान हो जाए. वैसे आप और बुक खरीदें और साथ में इजी हो जाएगा पढ़ना. लेट्स बिगिन. सो टुडे वील स्टार्ट विद क्लाइमेट ऑफ पंजाब. लास्ट में हमने ज्योग्राफी की थी, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब और उसके बारे में. तो आज हम क्लाइमेट करेंगे और हम आज फॉरेस्ट से रिलेटेड भी सारा टॉपिक खत्म कर देंगे. ठीक है. सो अब बेसिकली क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट है कि एक एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी भी एरिया की, मतलब एवरेज मतलब कि ऑलमोस्ट डेली किस तरह का क्लाइमेट रहता है. जैसे हमारे पंजाब का क्लाइमेट 4 तरह का है. समर सीजन आता है, विंटर आते हैं, देन स्प्रिंग एंड देन ऑटम. ठीक है. स्प्रिंग सीजन आता है एंड ऑटम, इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है. जो कुछ समय तक सेम तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब रहता है उसको जो है क्लाइमेट बोला जाता है. अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट होते हैं मतलब जो जिनकी वजह से ये सीजन्स आते हैं. समर किस सीजन से किस वजह से आता है, विंटर क्यों आता है, स्प्रिंग क्यों आता है, ऑटम क्यों आता है. तो उनके कारण होते हैं कि जब डिफरेंट डिफरेंट रेनफॉल अलग अलग टाइम पे जब आती है, देन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कम है, प्रेशर ज़्यादा है कम है, विंड्स कैसी हैं, क्लाउड्स कैसे हैं और सनशाइन कितनी है. जैसे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है, सन जब डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो हमारे पंजाब में गर्म हवाएं चलती हैं जो, और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे समर्स आती हैं. इसी तरह से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो वो विंटर्स लेकर आती हैं. ठीक है. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट फॉर्मेशन होती है. अलग अलग सीजन्स आते हैं. ठीक है. अब पंजाब का क्लाइमेट क्या है? सब ट्रॉपिक कॉन्टिनेंटल लोकेशन है. मैप में हम देखते हैं, ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारा इंडिया है, दिस इज आवर इंडिया. और ये हमारा कौन सा लोकेशन आ जाती है ये, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ. तो ट्रॉपिकल तो हो गया, ट्रॉपिकल एरिया तो होगा ही होगा यहाँ पे साथ में, क्योंकि पंजाब हमारा इस जगह पे लोकेटेड है एंड इट इज सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंटल मास. तो हमारा कौन सा हो गया? सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ये हमारा ट्रॉपिक वाला रीजन जो है जीरो से लेके ये वाला रहता है, ये रीजन हमारा ट्रॉपिकल रहता है. तो ऊपर वाला क्या हम कंसिडर करते हैं? सब ट्रॉपिकल. और कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है तो क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल. सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ पंजाब. यही होगी पंजाब की लोकेशन. इसी वजह से यहाँ पर जो मॉनसून की हवाएं चलती हैं नीचे से, जो मैं आपको आगे सारी डिटेल में बताने वाली हूँ, उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो हमारे पंजाब का क्लाइमेट कौन सा है? सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके. सो यहाँ तक समझ आया आपको? तो अब डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स कैसे आते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो क्लाइमेटिक रिदम है इज डिफाइंड बाय द चेंज ऑफ सीजन्स. जो भी क्लाइमेट होगा वो चेंज ऑफ सीजन की वजह से ही आता है. अब जो हमारे मेटेरोलॉजिस्ट एंड मोस्टली जोग्राफर्स जो हैं, उन्होंने 3 रेगुलर सीजन्स को और 2 ट्रांजिशनल सीजन्स को पंजाब में बताया है, रिकोगनाइज किया है. तो 3 हमारे रेगुलर सीजन्स कौन से हो गए? एक तो हो गया हॉट एंड ड्राई सीजन्स, जो कि अप्रैल से जून तक रहता है, एंड ऑफ जून तक.
देन अभी जो हमारा सीजन चल रहा है दैट इज रेनी सीजन, दैट इज फ्रॉम अर्ली जुलाई टू एंड ऑफ सितंबर, एंड देन कोल्ड सीजन्स दैट इज फ्रॉम अर्ली दिसंबर टू एंड ऑफ फेब्रुअरी। अभी मेरे को कमेंट्स में बताओ, इतना बुरी कंडीशन चल रही है तो वो कौन सा सीजन हमारा चल रहा है जिसकी वजह से फ्लड्स और ये सब आ रहे हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि फ्लड्स आए क्यों, इतनी हैवी रेनफॉल क्यों हो रही है, ठीक है। तो और हमारे ट्रांजिशनल सीजन्स तो हमें पता है, ऑटम एंड स्प्रिंग। दैट इज ऑटम कब से होता है, जब सर्दी से पहले वाला मौसम, और स्प्रिंग किसको बोलते हैं, गर्मी से पहले वाले मौसम को हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो अब हमारा अक्टूबर से नवंबर स्टार्ट हो जाएगा ऑटम सीजन, और स्प्रिंग हमारा आएगा मार्च टू मिड ऑफ अप्रैल। सो ये 5 सीजन्स आते हैं हमारे पंजाब में। अब हम एक एक करके सारे सीजन्स को पढ़ने वाले हैं। सो ये आप देख सकते हो, ये पंजाब का सारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाला हमें पता है कि ये कौन से, यहाँ पर हिमालयास यहाँ पे लगते हैं, तो ये कौन सा फिर हमारा जोन हो गया, माउंटेन, सब माउंटेन अंडुलेटिंग जोन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने माउंटेन्स नहीं होते, प्लेन एरिया भी होता है, लेकिन प्लेन एग्जैक्टली प्लेन भी नहीं होता। तो ये क्या हो गया, अनड्यूलेटिंग प्लेन जोन, बस हिमालयन रीजन यहाँ पे कम होता है, ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न, वेस्ट बिल्कुल वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न जोन हो गया। वेस्टर्न, ये वेस्टर्न प्लेन जोन है, और ये हमारा वेस्ट जोन, क्योंकि ये राजस्थान के साथ ये वाला पार्ट लगता है, राजस्थान हरियाणा के साथ, ठीक है। और ये हमारा अलूवियल प्लेन, ये हमारा क्या आ गया, सेंट्रल प्लेन जोन, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मैंने अपनी एडिशंस भी की हैं, एक तो मैपिंग ऐड की है, देन सेकेंडली ऐसे ये सब आपका बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज रहनी ही चाहिए। सिर्फ बुकिश पढ़ाई करके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा डेफिनेटली एडिशंस रहेगा इस कोर्स में। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विथ हॉट एंड ड्राई सीजन। तो ये मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, हॉट एंड ड्राई सीजन, फिर हम जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। अब हॉट एंड ड्राई सीजन मतलब गर्म, और ड्राई सीजन, ठीक है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है, मैंने आपको बताया था, ये अप्रैल से जून तक रहता है। अब ये हॉट एंड ड्राई सीजन मतलब बहुत ही गर्म हवाएं, स्कॉचिंग हीट है इस टाइम पे पंजाब में, ठीक है। क्यों है यहाँ पे इतनी गर्म हवाएं, क्या फिनोमेना है, सी, ये मेरा इक्वेटर है, और सन हमेशा यहाँ पे ओवरहेड होता है, हमेशा तो नहीं, चलो साल में 2 बार होता है, 23rd ऑफ मार्च इक्विनॉक्स को, एंड 22nd ऑफ सितंबर, राइट। ये हमारे क्या हो जाते हैं, इक्विनॉक्स हैं, एक समर इक्विनॉक्स है और एक हमारा विंटर इक्विनॉक्स है, ठीक है। अब जब सूरज जो है डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ सन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आफ्टर द वर्नल इक्विनॉक्स, तो इस टाइम पे अब जहाँ पे सूरज होएगा वहां पे गर्मी तो होगी होगी, नेचुरल है। और जब अर्थ हमारी रोटेट होती है, जब उस रोटेशन में, रेवोल्यूशन में हमारा सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पंजाब में हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं। नॉट क्योंकि हम पंजाब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको पंजाब का ही बताऊंगी, वैसे इंडिया पूरे की बात होती है यहाँ पे, तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे क्या रहता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स, ड्राई सीजन हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हवाएं इतनी गर्म चलती हैं, तो इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, लू बोलते हैं। मैंने आपको पीछे एक ऐसा वर्ड और बताया था जिसको मैंने बोला था आपको टिब्बा, पिछले ही लेक्चर में, तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि टिब्बा किसको बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से रिवाइज करोगे ना तो चीजें और बढ़िया हो जाएंगी ना। अब ये हॉट एंड ड्राई विंड को हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ये पूरी, हम सबको पता ही है, पूरी आफ्टरनून ये चलती हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा बढ़ता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होती हैं, और इस टाइम पे हमारे जो पंजाब में लो प्रेशर बनता है, इन गर्म हवाओं की वजह से लोएस्ट प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये हमारा एरिया भी कौन सा है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास यहाँ पे डेवलप होगा। ये सारा ज्योग्राफी का फिनोमिना है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, आप सुन लो बस,
ठीक है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास सारा ये रीजन को कवर करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। ये वाली विंड्स देखो आप, हमारे पंजाब में इस टाइम पे इस जगह पे बिल्कुल लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इन्हीं गर्म हवाओं की वजह से, और भी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनल्स चलते हैं इस टाइम पे। तो ये यहाँ पे होता क्या है कि जो भी हमारी, ये देखो यहाँ पे इस तरह से ये ट्रेड विंड्स वैसे चलती हैं, और ये हमारा होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लेकिन ये हवाएं इधर लो प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है पूरे इंडिया में कि ये हवाएं जो हैं यहाँ से क्रॉस कर जाती हैं इस तरफ को। और ये तो हमें पता ही है कि जब ये क्रॉस करती हैं तो इधर जो है राइट साइड पे क्यों टर्न होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉरियोलिसिस फोर्स। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ये मैं आपको ज्योग्राफी में सारा समझाऊंगी। तो अभी मैं समर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन हमारी सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड पे होती है, और क्योंकि इतनी तेज हवाएं होती हैं और इतना लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया होता है, जिसकी वजह से ये हवाएं जो है इक्वेटर को क्रॉस करके, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ऊपर को शिफ्ट हो जाता है, तो ये हवाएं भी ऊपर को राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती हैं, और ये हमारी यहाँ पे मॉनसून्स लेकर आती हैं। ठीक है, दीज साउथ वेस्ट मॉनसून्स, इनकी वजह से हमारे पंजाब में जो है बारिश आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, क्योंकि तेज हवाएं होती हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, उसके बाद इट लीड्स टू फर्दर रेनफॉल। और ये डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं सारी हमारी क्रॉप्स को जो है ब्लो कर देती हैं, मतलब अगर ज़्यादा सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स आ जाए तो हमारी फसलों को भी नुकसान होता है इस चीज़ से। ठीक है, जैसे इस बार ही हुआ है। तो अब इसका रीज़न क्या रहा, क्योंकि पंजाब में लो प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, हम पंजाब की बात करेंगे, मैं इंडिया की नहीं करूँगी। पंजाब में लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट विंड्स हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या लेके आती हैं, मॉनसून्स लेके आती हैं। कब लेके आती हैं, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई से एंड ऑफ सितंबर। अब देखो आज हमारी 3 सितंबर है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज कहीं ना कहीं वेदर रेनफॉल जो है कम हुई है, क्योंकि अब मॉनसून का वापस जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, सो ये था आपका हॉट एंड ड्राई सीजन। एक बारी हम यहाँ से इसको रीड करते हैं। वेल डिफाइंड हॉट एंड ड्राई सीजन मिड अप्रैल से एंड ऑफ जून, स्कॉर्चिंग हीट एंड नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ सन का टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आफ्टर द वर्नल इक्विनॉक्स टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो गया। फिर विंड कौन सी ब्लो करती हैं, लू ब्लो करती हैं आफ्टरनून में, जिससे टेम्परेचर जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस रीजन में क्या हो जाता है, लोएस्ट प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास जो है पूरे के पूरे पंजाब को, ये हमारे पंजाब का ये पूरे के पूरे रीजन को लो प्रेशर से ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एयर मास है। अब आपको वहां पे वो लोग बोल दें सब ट्रॉपिकल है, इक्वेटोरियल है, टेम्परेट आपका है, तो नहीं, इट इज अ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगानी है, थोड़ा याद भी करना है। तो ये कौन सा होता है, ये हमारा वार्म एयर मास है, जिसका सोर्स मैंने आपको अभी बताया। कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ से है, हाँ, यहाँ से। ये हवाएं यहाँ से चलती हैं, क्योंकि ये फिनोमिना सारा इस जगह पे लोकेटेड है। यहाँ से हमारी इधर को हवाएं आती हैं, जो नॉर्मल रहता है। आपने एंजो के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, जिसके 2 पार्ट्स हैं, एल नीनो एंड ला नीना, और एक हमारा नॉर्मल हो जाता है। देन इंडियन ओशियन डायपोल हो गया, मेडन जूलियन ऑसिलेशन हो गया। मैं इसमें से कुछ भी नहीं अभी यहाँ पे करवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन यस, इनका जो बेस है वो यही रहता है। यही हमारी चीज़ें जो है मॉनसून को एक्चुअली लेकर आती हैं। जब यहाँ से हवाएं इधर को आती हैं, पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन को, तो यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, और इधर लो प्रेशर, तो ये हवाएं डायरेक्टली इधर को जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है मॉनसून्स यहाँ पर आते हैं, रेनी सीजन। ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई सीजन, पहले गर्मी आती है, जहाँ जहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे फिर हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये हमारी पहली चीज होती है कि हॉट एंड ड्राई सीजन में हमारा क्या हो गया,
लो प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर अब लो प्रेशर हो गया तो इट लीड्स टू रेनी सीजन, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, क्योंकि लो प्रेशर हो गया तो जहां जहां पे लो प्रेशर होता है वहां वहां पे रेनफॉल होती है। ओके, ये देखो नेक्स्ट, द विंड coming into circulation round the low pressure area of Punjab becomes turbulent and acquires a steep gradient। तो क्या लेके आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स लेके आते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स जो है उड़ने लग जाती हैं। और ये वाले हॉट एंड ड्राई सीजन की वजह से हमारे पंजाब में बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है बाय एंड ऑफ जून हमारे पंजाब में पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेनी सीजन भी पीछे ही करवा चुकी हूँ, हम इसको एक बार फिर से रीड करते हैं कि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरिया इन पंजाब बाय द एंड ऑफ जून हमारे यहाँ पे क्या आ जाती है, साउथ वेस्ट मॉनसून्स। ठीक है, अब पंजाब में जो साउथ वेस्ट मानसून्स हैं, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से आती है या सिर्फ अरेबियन सी ब्रांच की वजह से आती है, नो, जो हमारे पंजाब में दोनों अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है पहुंचती है, जिससे मॉडरेट रेनफॉल आती है इन द ईस्टर्न हिली डिस्ट्रिक्ट्स में, ये पठानकोट गुरदासपुर वाले रीजन में। ठीक है, तो जो रेनफॉल है वो फिर डिक्रीज होती है टूवर्ड्स, जैसे ये हमारा पंजाब है राइट, तो इस रीजन में हमारे रेनफॉल आती है, और इस साइड पर जो है रेनफॉल साउथ वेस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो वो कम होती जाती है। और अब मॉनसून्स का पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब मॉनसून्स आते हैं, पहली हम कहते हैं ना कि पहली बारिश में हमारी खारिफ क्रॉप जो है सोइंग सीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर। तो पहली बारिशें से हमारा एग्रीकल्चर ईयर जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही मात्रा में हमें चाहिए होता है, क्योंकि अब देखो इतने फ्लड्स आ गए जिसकी वजह से काफ़ी काफ़ी नुकसान हो गया, तो अब फसलें सारी हमारी कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा सैड बात है। तो फर्स्ट रेनफॉल ही है जिसकी वजह हमें एक्चुअली चाहिए होती हैं। तो जो पोस्ट लैंड कम्स टू लाइफ एंड बेयर डाउन लैंडस्केप एक्वायर्स ग्रीन, मतलब हरियाली काफ़ी आ जाती है इन मानसून की वजह से, जिसको हम सावन भी बोलते हैं। ठीक है, सावन का महीना बोला जाता है ना इसको, काफ़ी हरा भरा ये हमारे सीजन्स रहते हैं। तो कहने की बात थी कि हॉट एंड ड्राई सीजन ने हमारे पंजाब में लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, और इस लो प्रेशर की वजह से जो हवाएं हैं वो हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की फॉर्म में आते हैं। दो ब्रांचेस आती हैं, अब ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी की ही इमेज है, वहीं से ली गई है। तो ये देखो, यहाँ से आपकी ये चलती है, तो ये हवाएं ऐसे ऐसे शिफ्ट हुई थी, तो इसी तरह से यहाँ पे अरेबियन सी वाली भी आती है और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी यहाँ पर आती है। ये हमारी पंजाब की ब्रांच है, देखो जुलाई, और यहाँ पे वापसी का भी लिखा हुआ है, सितंबर 5 में वो रिट्रीट कर रही है, ये सितंबर 1 की। ठीक है, तो दो ब्रांचेस हो गई। ये देखो, ये अब आपका किस तरह से वो हमारा मॉनसून कोल्ड सीजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हवाएं जो हैं मस्करीन हाई से ऊपर को उठती हैं, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि ये तिब्बतन प्लेटो है, इस वजह से यहाँ पे हवाएं अटक भी जाती हैं। अब देखो यहाँ पे हिमालयज है हमारे, तो ऑब्वियसली जब हिमालयज है तो वो विंड्स को आगे तो जाने देंगे नहीं, आगे तिब्बतन प्लेटो आ जाता है तो वो वापस यहाँ पे आके यहाँ पे स्टक करती है। तो ये सारी की सारी लूप बनती है, जिसकी वजह से हमारे पंजाब में, इंडिया पूरे में बारिश आती है। देखो, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन इन समर, तिब्बतन प्लेटो और ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब हम पंजाब वाले रीजन की बात करेंगे, लो प्रेशर बनता है। अब जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हवाएं ऊपर को तो उठेंगी, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मैं डिटेल में, अगेन आई विल नॉट गो इन दी डिटेल, वो हम ज्योग्राफी के कोर्स में करेंगे। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनता है एंड मूव टुवर्ड्स दी मस्करीन हाई। इसी तरह से ये पूरा लूप बनता है, और मस्करीन हाई ये हमारा स्ट्रेंथन कर देता है मस्करीन हाई प्रेशर सेल को। ठीक है, इसी वजह से तिब्बत में एंटी साइक्लोन कंडीशन और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है हमारे बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, अगर आप जनरल इंडिया की ज्योग्राफी भी देखें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके,
सो यहाँ तक था हमारा रेनी सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोल्ड सीजन। अब कोल्ड सीजन में अभी मैंने आपको बताया कि सितंबर से वो वापस जाने शुरू हो जाती हैं। तो होता क्या है, जो कोल्ड वेदर सीजन है usually sets in mid of November in Punjab and other parts of northern India. December और January definitely हमारे coldest month होते हैं northern plain में, and the mean daily temperature यहाँ पे below 21 डिग्री सेल्सियस होता है over पंजाब। रातें और भी ज्यादा ठंडी होती हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है ऑफ एक्सेसिव कोल्ड इन पंजाब, दैट इज पंजाब, क्योंकि उसके ऊपर हमारा जो सी का इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम होता है। इस वजह से पंजाब में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन सा क्लाइमेट होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है। फिर फेब्रुवरी के पास जो ठंडी हवाएं हैं वो आती हैं कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से, जिसकी वजह से वो भी ठंडी फॉग और फ्रॉस्ट हमारे इंडिया में लेकर आती है, ठीक है। तो और विंटर्स में हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होती इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी एंड ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड। अब ये सारे का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये समर वाला हमारा हो गया सब, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या, वो कहते कि सबसे पहले तो हमारा जो पंजाब है कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सी का इन्फ्लुएंस जो है बहुत कम है। उसकी वजह से एक तो वो कारण है कि यहाँ पे हमारे एक्सेसिव कोल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल मास इसके साथ जुड़ा रहता है, जिसकी वजह, जब सी का हमारा इन्फ्लुएंस होता है ना तो वहां पे इतनी ठंडी नहीं होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्टिनेंट है, इनके पास जगह नहीं होती हवाओं के पास, तो मोस्टली यहाँ पे ठंड जो है सराउंड रहती है। दूसरा कारण क्या है, ये देखो, ये हमारी है कैस्पियन सी। यहाँ से हमारी जो है हवाएं आती हैं इस सीजन में, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसको हम बोलते हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इस रीजन पे हमारा फ्लो करता है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे आती हैं, एक ब्रांच ऊपर को चल जाती है और एक ब्रांच नीचे को चली जाती है। ये ब्रांच जो है हमारे यहाँ पे एक्सेसिव कोल्ड लेके आती है, ठंडी हवाएं लेके आती है, इसको हम कोल्ड वेव बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ओके। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे और भी ज्यादा एक्सेसिव कोल्ड कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं हमारे पंजाब को। और इसी वजह से देखो, अब ये एक ब्रांच अगर हमारी नीचे आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर वो नीचे को जाएगी, हमारा जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो भी नीचे को शिफ्ट हो जाता है, साउथ सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और मैंने आपको बताया था हवाएं जो है ऊपर राइट साइड पे फ्लो करती हैं और नीचे जाके लेफ्ट पर चली जाती हैं, तो यही यहाँ पे होता है। यहाँ से ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ये यहाँ आके फिर मिलती हैं, ये हमारी कौन सी बन जाती है, वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स। इससे हमारा ये सीजन बनता है। तो विंटर्स में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून से एक तो रेनफॉल नहीं होती। अब आपको ये भी एक लाइन आ सकती है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है रेनफॉल लेके आती है, और साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से नो रेनफॉल पंजाब में, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल, तो उल्टा है, ठीक है। ये चीज नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट से देयर इज नो रेनफॉल, साउथ वेस्ट से देयर इज रेनफॉल, ओके, ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों होता है, नॉर्थ ईस्ट जो है, देखो यहाँ से ये मूव करेगा तो ये लैंड से सी की तरफ जाएगा ना, तो लैंड से सी की तरफ जब जाते हैं तो वो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है, और वो हमारी रेनफॉल नहीं लेके आती। जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन शुरू होती है वो कब होती है, जब साउथ वेस्ट, मतलब कि हमारी साउथ वेस्ट से यहाँ से ऊपर को जाती है, मतलब सी से जब लैंड की तरफ जाती है तो वो हमारी जो है रेनफॉल लेकर आती है ऑन द कॉन्टिनेंट। डिटेल इन ज्योग्राफी क्लास, ओके। However, some weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea cause rainfall in Punjab. अब वो बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आता है, जिससे क्या होता है, एक हमारी जो है विंड की डायरेक्शन ऊपर चल जाती है और एक नीचे, तो जिसकी वजह से कई बारी मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे, तो यहाँ से टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं ये हवाएं अपने साथ लेकर आती हैं। जैसे सर्दियों में कई बार बारिश होती है ना, तो उसका कारण यही होता है कि कई बारी मेडिटेरेनियन सी से टेम्परेट साइक्लोन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पंजाब में क्या होता है, रेनफॉल होती है।
बहुत कम होती है, और ये रेनफॉल जो है बेनिफिशियल भी मानी जाती है फॉर राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप जैसे कि वीट, वीट हमारा राबी क्रॉप है। खारिफ क्रॉप जैसे कि राइस, ठीक है। तो इस टाइम पे वीट उगाया जाता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। जैसे ये हमारी मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से ये हवाएं कई बार साइक्लोन्स ले आती हैं, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे हमारी एट टाइम्स रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है। ये वाली हवाएं, इनको क्या बोला जाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है। जो कैस्पियन सी से जो हवाएं आती हैं यहाँ से, जो हमारे पंजाब में ठंड करती हैं, कोल्ड वेव्स। ओके, नाउ these are your transitional seasons. So this is autumn season. ऑटम सीजन कब शुरू होता है? जब मानसून्स विड्रॉ करती हैं, विड्रॉल ऑफ मानसून्स के टाइम पे सितंबर में। तो धीरे धीरे हमारा वेदर देखो चेंज होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर सर्दी आनी शुरू हो जाती है। तो वेदर रिमेन्स जनरली ड्राई एंड फेयर इन द ट्रांजिशनल पीरियड। बहुत अच्छा सा वेदर रहता है, टेम्परेचर हाई होता है, नाइट प्लेजेंट्स होती हैं। तो ये होता है हमारा ऑटम सीजन। कब होता है? अक्टूबर टू नवंबर, स्टार्टिंग अक्टूबर से एंड ऑफ नवंबर, ये हमारा ऑटम सीजन रहता है। देखो ये अब वो भी जब हवाएं वापस को जाती हैं तो उसके बारे में है। सितंबर 1 से हमारी जो है, और सितंबर 15 से मॉनसून का विड्रॉल शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब देखो आज बारिश कम है ना। अब वैसे इस बार इतनी हैवी रेनफॉल हुई क्यों? इसका क्या कारण है? एक तो हम रीजन देते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन हो गया, जैसे कि ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब, जिसकी वजह से हमारी नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। एक तो हम ये रीज़न मानते हैं, जो कि हमारा एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है। एक्चुअल रीज़न जो अभी पूरी तरह से लाइट में आया नहीं है, लेकिन यस जो बोला जा रहा है वो ये है कि अर्ली जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे पंजाब में आई हैं, जो जिनका टाइम कब था? दिसंबर से फरवरी के बीच में था, और वो कब आ गई? अभी ही आ गई, जो बोला जाता है। अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं आया है, लेकिन जो मेरे को पता है आई वांट टू कन्वे टू यू। सो अर्ली हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई, और मॉनसून्स का तो ये टाइम है ही है। तो ये दोनों फैक्टर्स ने मिलके हमारे पंजाब में इतनी हैवी रेनफॉल कर दी कि यहाँ पे फ्लड्स आ गए। इट लेड टू फ्लड्स। तो अब क्योंकि आपने पीसीएस का एग्जाम देना है, तो आपको पता होना चाहिए मेंस के एग्जाम में आपको फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्लड्स के ऊपर, लैंडस्लाइड्स के ऊपर। तो ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, फिर मत कहना कि पता नहीं था। ओके, नाउ अ लास्ट सीजन, दैट इज स्प्रिंग सीजन। अब स्प्रिंग सीजन हमारा मार्च में स्टार्ट हो जाता है, जब टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और विंटर्स जो है कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है कम वहाँ पे ठंड हो जाती है, और अच्छा सा मौसम हो जाता है, और रेनफॉल थोड़ी थोड़ी आ जाती है विद हेल स्टॉर्म्स, जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज भी करती है। तभी बोलते हैं कि मार्च के महीने में बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। इस टाइम पे जो हवाएं हैं वो काफ़ी वार्म और ड्राई होती हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ मार्च, एंड द चेंज ऑफ वेदर जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है काफ़ी स्पीड से, एंड इट लीड्स टू हॉट सीजन। इसी तरह से हमारा ये पूरा लूप चलता रहता है, ठीक है। हॉट सीजन से लो प्रेशर आ जाता है, लो प्रेशर से रेनफॉल आ जाती है, रेनफॉल से हमारा ठंडी आ जाती, ऑटम आ जाता है, ऑटम आता है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। कोल्ड सीजन आ जाता है, कोल्ड सीजन से फिर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वापस को जाती हैं तो स्प्रिंग आ जाता है। स्प्रिंग में जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर से हमारा हॉट सीजन आ जाता है। इसी तरह से ये लूप हर साल चलती है। ओके, सो ये था। अभी हमारा क्लाइमेट खत्म हुआ, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ पंजाब। ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
प्रीलिम्स हो गया या फिर कोई भी नैब तहसीलदार का एग्जाम हो गया, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं, क्योंकि अब इनकी स्पेशली फॉरेस्ट की जो है रिपोर्ट्स भी आने लग गई हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब पंजाब के फॉरेस्ट का क्या कहाँ तक है, हमारा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है दैट इज 3084 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कितना हमारा एरिया कवर करता है दैट इज 6.12% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। हमारे पंजाब के पास कितना एरिया है, 1 बताओ 1.54%। कमेंट्स में लिखा करो फटाफट, ठीक है। तो ये 1.54% पंजाब के एरिया में से जो से 6% है, मतलब 100% में से 6.12% जो है एरिया वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में आता है। उसमें से जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो हमारे हैं 1.43%, ठीक है। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट हैं। ये भी आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो लीगल और जुडिशियल प्रोटेक्शन है वो काफ़ी हाई होती है। हाई लीगल एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि कंजर्वेशन करना चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स हैबिटेट। तो ये हमारा आ जाता है रिजर्व। नाम से देखो पता लगता है कि उसको रिजर्व किया गया है। रिजर्व कौन कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। अब क्योंकि रिजर्व किया गया है तो ऑब्वियसली हाई लीगल एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन है, मतलब कोई आम इंसान नहीं जा सकता, तो वो कितना आ जाता है हमारे पास 1.43%। इसी तरह से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि अब इसको देखो नाम से देखो, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट कर, कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट ही तो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाता है, इसके पास भी लीगल प्रोटेक्शन आ जाती है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट से कम होती है इसके पास लीगल जो है प्रोटेक्शन। बेसिकली ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते क्या हैं, ये डिप्लीशन को खत्म करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, इस वजह से ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है रखे जाते हैं। और मैक्सिमम एरिया जो है हमारा अनक्लास फॉरेस्ट में आता है दैट इज 61.70। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर हमारा कितना एरिया है, 36.87%। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, फिर अब देखो इस पे तो हम नाम से भी बता सकते हैं कि नो प्रोटेक्शन, नो लीगल प्रोटेक्शन, इन फॉरेस्ट के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता। मतलब फॉरेस्ट और एरिया विद फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको ऑफिशियली क्लासिफाई नहीं किया जाता, जैसे हम रिजर्व फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं, तो पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट को जो है क्लासिफाई नहीं किया जाता कि ये जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये सारे तो हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर प्रोटेक्ट किए गए हैं। एनवायरनमेंट में हम ये एक्ट्स के बारे में जो है अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया तीनों में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ओके। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फॉरेस्ट एरिया है, देखो आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि और ये पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो एटलीस्ट पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से कैटेगरी में आता है, तो हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैक्सिमम है, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और उसके बाद हमारा आ जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आ जाता है होशियारपुर वाला एरिया। मैक्सिमम हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है होशियारपुर में है, देन रोपड़, देन नवांशहर एंड देन गुरदासपुर। इसको याद कर लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स अगर अब आपने नोट की हो तो देखा होगा कि ये किसके साथ लगती हैं, हिल्स के साथ लगती हैं। हिली एरिया में हमारे रेनफॉल ज़्यादा रहता है, उस वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट जो है ज़्यादा बनती हैं। तो है क्या, दीज फोर फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे शिवालिक हिल्स हैं, रेनफॉल ज़्यादा होएगी, और काफ़ी सारे सीजनल स्ट्रीम्स होते हैं जिसको हम कोई बोलते हैं, कोई को बोल देता है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें आप कर सकते हैं।
तो लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं रहती और सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, जिससे ये क्या बन जाते हैं, फॉरेस्ट बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी इसको एग्रीकल्चरल उसमें यूज नहीं करता है इस एरिया को। ये देखो यहाँ पे एरिया वाइज भी सारा बताया गया है। ये देखो टोटल एरिया हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता था, लेकिन जो टोटल एरिया था दैट इज 50,000। ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट एरिया इज 18,046। अभी क्योंकि हमारे पंजाब का फॉरेस्ट एरिया थोड़ा कम भी हुआ है, तो आपको ये भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब का फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो हमारा डिक्रीज हुआ है बाय 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ओके अमृतसर में अब काफी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तरन तारण में होते हैं। सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हमारा पटियाला में है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, देन ओपन फॉरेस्ट एंड देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किसके पास है, होशियारपुर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 369 होशियारपुर, देन कम्स योर रोपड़, देन गुरदासपुर एंड नवाशहर। यहाँ पे नवाशहर का मेंशन नहीं है। थर्ड इज योर नवाशहर एंड फोर्थ इज योर गुरदासपुर। तो ये भी आपको डेंसिटी इनकी पता होनी चाहिए। अब ये देखो जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स है, नेमली हमारा अमृतसर, जलंधर, लुधियाना एंड पटियाला, यहाँ पे मॉडरेटली लो फॉरेस्ट एरिया इंटेंसिटी है। देन साउथ वेस्टर्न पंजाब प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे जो है जो नीचे वाला हमारा मालवा रीजन आ जाता है, माझा रीजन, वहां पे हमारा बिलो 2% है फॉरेस्ट, लो फॉरेस्ट एरिया इंटेंसिटी। ओके ये देखो ऊपर वाले ये सारा आपको बताया गया है कहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है, स्क्रब फॉरेस्ट। तो ये हमारा ये वाले रीजन पे जो है मोस्टली फॉरेस्ट एरिया बताया गया है। ठीक है अब ये फॉरेस्ट, अब हमारे यहाँ पंजाब में क्या क्या है सब कुछ, तो वो हम पढ़ते हैं। दैट इज फॉरेस्ट ऑफ पंजाब की अगर हम बात करें तो जो शिवालिक फॉरेस्ट है वो सब माउंटेनियस जोन है, अनड्यूलेटिंग लैंड बिलो द हिल्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, नवाशहर एंड रोपड़। ये देखो बस याद रखना कि जो हिल्स वाला एरिया ना वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट जो है ज़्यादा है। वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पंजाब में मोस्टली जो है कल्टीवेशन होती है। तो क्योंकि हिल्स वाली जगह पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती, तो वहाँ पे हमारी फॉरेस्ट बना दिया गया, जंगल बना दिया गया है नेचुरल वे से। ठीक है बीर फॉरेस्ट पटियाला में से, ये सारे मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ एक एक करके। ठीक है मंड फॉरेस्ट आर प्राइमरली फाउंड इन द वेटलैंड्स इन कपूरथला, तरन तारण एंड रोपड़। कपूरथला में जैसे कांजली वेटलैंड है तो मंड फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं। अब हमारे पंजाब में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 4 कंजर्वेशन रिजर्व्स है एंड 4 कम्युनिटी रिजर्व्स है। एक एक करके हम सारे आगे पढ़ते हैं और आपको इन सबको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा कहाँ पर है। नाउ फॉरेस्ट हो गया, अब हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है प्रोटेक्टेड एरियाज में एक तो 4 चीजें आती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं आते इसमें, नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ रामसर साइट्स हो गई। ये सारी हमारी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में आती हैं जहाँ पे बहुत कम जो है ह्यूमन ऑक्यूपेशन को हम मना करते हैं। मोस्टली इन जगहों पर बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है एरिया ऑफ 340 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इज मैनेज्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया अंडर 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 4 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 3 कम्युनिटी रिजर्व्स। पंजाब में टोटल 21 वेटलैंड्स हैं जिसमें 12 नेचुरल हैं एंड 9 जो है मैन-मेड वेटलैंड्स हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं, याद रखना 21 वेटलैंड्स हैं। ठीक है ये देखो प्रोटेक्टेड एरियाज आगे हमारे कौन कौन से होते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है अब एक क्वेश्चन ये भी आता है जो कि यूपीएससी में भी आ चुका है और पंजाब में भी आ चुका है, तो ये है कि प्रोटेक्टेड एरियाज में कौन कौन से एरियाज आते हैं। तो वहां पे वो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी दे देते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स भी दे देते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं आते। कौन कौन से आते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलो, अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स वो इकोसिस्टम्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि रामसर ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। स्टार्टिंग से हम इसको करते हैं कि ये एक अलग से इकोसिस्टम है जिसमें हमारा एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ भी आती है, aquatic, semi-aquatic as well as terrestrial character, and they differ widely in character due to local and regional differences in climate, soil, topography, hydrology, water chemistry, vegetation and other फैक्टर्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे पंजाब का क्लाइमेट अलग है, यहाँ की सॉइल अलग है, यहाँ की टोपोग्राफी अलग है, तो उस हिसाब से यहाँ का वेटलैंड भी अलग होता है, उसका करेक्टर जो है अलग होता है। इसी तरह से अगर हम हरियाणा में जाएं या फिर आप तमिलनाडु में जाओ या फिर आप राजस्थान में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, तो वहाँ पे उनकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली वहाँ का वेटलैंड होता है। ठीक है, अब रामसर कन्वेंशन के अंडर ही वेटलैंड जो है बनाए गए थे 1971 में, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। तो उन्होंने कौन कौन से एरियाज को इसमें इंक्लूड किया है? सो दीज आर द एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। मतलब सारे ही एरियाज इसमें कवर किए जाते हैं। दलदल है किसी जगह पे, ठीक है, मतलब नॉट प्रॉपर दलदल बट या जो भी पानी वाला जहां पे भी एरिया आएगा उस सबको हम क्या कंसिडर करते हैं? वेटलैंड कंसिडर करते हैं। वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वहाँ पे फ्रेश वाटर भी हो सकता है, चल बहता हुआ पानी भी हो सकता है, ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर्स भी हो सकता है। बस इस चीज़ का याद रखना है, ये मैं आपको हाईलाइट ही कर देती हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेफिनेशन में जो डेप्थ है of which at low tide does not exceed 6 meters। जो वेटलैंड की जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पर भी पानी है वो पूरे पानी की जो डेप्थ है वो 6 मीटर से जो है कम होनी चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसमें ये सारे हमारे एरियाज आते हैं, टोटल हर तरह का पानी कंसिडर किया जाता है वेटलैंड्स में। मेरीन वाटर होना चाहिए। ओके, तो पंजाब में हमारे पास 12 नेचुरल वेटलैंड्स हैं, 9 मैनमेड वेटलैंड्स हैं। इनमें से जो जितने भी वेटलैंड्स हैं 3 को जो है रामसर साइट जो है कंसिडर किया गया है, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है। कौन कौन सी है हमारी 3? एक तो हरीके, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लड्स आए हैं, हरीके हो गया, देन कांजली एंड देन रोपड़। और हरीके का एग्जाम में आने का काफ़ी हाई चांसेस है कि हरीके कहाँ पे है, कौन सी रिवर से बनती है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हरीके डैम कहाँ पर है और किन 2 रिवर्स की कॉन्फ्लुएंस से हरीके क्यों वहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे 2 रिवर्स आके मिलती हैं। कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं? सो दैट इज सी ऑफ ब्यास एंड सतलज, इसलिए यहाँ पे हरीके बैरेज बनाया गया है। एंड द 2 डिक्लेयर्ड एज नेशनल वेटलैंड्स, दैट इज, और 2 को यहाँ पे जो है नेशनल वेटलैंड्स भी बोला गया है। ये जैसे हमारे ये 3 रामसर हैं और 2 दैट इज रंजीत सागर वेटलैंड एंड नंगल। ओके, ये देखो ये हमारे सारे वेटलैंड्स हैं। ये रहा रंजीत सागर, पठानकोट, केशवपुर मियानी, काउनुवा, चंब, कांजली, नंगल, रोपड़, हरीके, सबको पढ़ते हैं हम अभी। ओके, अब वेटलैंड्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? तो एक तो वेटलैंड्स हो गए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारे मैंने आपको अभी बताया 3 वेटलैंड्स है। कौन कौन से? हरीके, कांजली एंड रोपड़ वेटलैंड। देन कम्स योर वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि रंजीत सागर। इसको ना साथ साथ में लिखते जाओ, कमेंट्स में लिख दो, नहीं लिखना तो अपनी कॉपी में लिखो बट लिखो जरूर ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें जो है याद हो जाएं। रोपड़ वेटलैंड, देन स्टेट वेटलैंड्स अदर होंगे एंड अदर आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स। ये अब ये आ जाता है हमारे अलग अलग वेटलैंड्स। हरीके वेटलैंड, इसको हम हरी के पतन भी बोलते हैं।
इसको अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि इसकी वजह से काफी इन पंजाब को नुकसान हुआ है और बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं ये। यहीं से पानी छोड़ा गया था जिसकी वजह से काफी सारी डिस्ट्रिक्ट हमारे गांव जो है भर गए हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, हरी के पत्तन, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड ऑन नॉर्दर्न इंडिया। कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन पता होनी चाहिए, तरन तारन में। 1952 में यहाँ पे हरीके की कंस्ट्रक्शन हुई थी, हरीके बैरेज जिसको बोला जाता है, ब्यास एंड सतलज रिवर पे पंजाब में, और इसको वेटलैंड जो है डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट बाय इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वेटलैंड्स अंडर यूएनडीपी इन 1990। ये एनवायरनमेंट के कोर्स में डिटेल में किया जाएगा, यहाँ पे नहीं किया जाएगा, जस्ट आप इसको सुन लो। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने हरीके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया था 1982 में, और ये मैन मेड वेटलैंड है, रिवर एंड लिक्विस्ट्रेन। अब इसका मेरे को बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन इसका ऐसे आएगा कि आपको बोला जाएगा कि ये कौन सा वेटलैंड है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है, वो मैन मेड है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे हरीके, रोपड़, कांजली, रंजीत सागर, नंगल, यही दे दिया। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हरीके वेटलैंड। ठीक है, अब देखो जौन सी चीज बहुत कॉमन है वो ये है कि ब्यास सतलज रिवर पे, ये सबको पता होगा। बहुत कम बच्चे हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं रहेगी, बट मोस्टली बच्चों को जो है ये पता होगा कि कौन सी कॉन्फ्लुएंस कौन सी रिवर्स पे आता है। लेकिन ये चीज बहुत कम बच्चों को पता होगी कि इस वेटलैंड को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हरीके जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कंसिडर किया गया है, और ये मैन मेड है, इट इज नॉट अ नेचुरल वेटलैंड। Man-made, riverine and lacustrine. Okay, then comes your Kanjli wetland. This is also your man-made freshwater wetland. कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, लोकेशन पता होनी चाहिए। हरीके जो है तरन तारन में है, ये कहाँ पे है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। कब बना था, 1970 में। अब क्रोनोलॉजी पूछी जाए कि पहले कांजली बना है कि हरीके बना है, तो पहले कौन सा बना है, हरीके। हरीके 1952 में बना है, कांजली 1970 में बना है। ये कौन सी रिवर पे है, ब्यास रिवर पे बना है। ये कौन सी रिवर पे है, इस तरह से किया करो, हरीके ब्यास सतलज पे है, कांजली कहाँ पे है, सिर्फ ब्यास रिवर पे, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज देती हैं आसपास वाले एरिया को, टू द हिंटरलैंड। ठीक है, अब ये हमारी रामसर साइट कब बनी थी, 2002 में। हरीके कब बनी थी, 1990 में, 2002 में। कांजली का एक सोशो रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी इसके साथ एसोसिएटेड थे। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा वेटलैंड है जिसके साथ गुरु नानक देव जी एसोसिएटेड थे, वो कौन सा हो गया हमारा, कांजली वेटलैंड। ओके, देन थर्ड इज योर रोपड़ वेटलैंड। रोपड़ भी हमारा क्या है, मैनमेड फ्रेश वाटर रिवराइन एंड लेक्विस्ट्रेन वेटलैंड। ये कौन सी रिवर पे है, सतलज रिवर के ऊपर है। ठीक है, रोपड़ सिटी में 1887 में बना था, और इसको भी 2002 में रामसर साइट कहा गया है। अब तीनों के आप ईयर्स देखो, हरीके कब बना, 1952 में। देन योर कांजली कब बना, 1970 में। रोपड़ कब बना, 1887 में। तो सबसे पहले कौन सा बना वेटलैंड, तो ये अंग्रेजों ने बनाया था रोपड़ वेटलैंड, और इसको रामसर साइट 2002 में बोला गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईयर्स भी पता होना चाहिए, कौन से रिवर पे लोकेटेड है वो भी पता होना चाहिए, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कांजली गुरु नानक देव जी के साथ रिलेटेड है, देन रोपड़ वेटलैंड इज नॉर्मली अ रामसर साइट और सतलज रिवर के साथ लोकेटेड है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको मैप में हरीके के बारे में थोड़ा सा बताया है कि इधर से हमारी ऊपर से ब्यास रिवर आ रही है, रिवर ब्यास, और ये सतलुज, और इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे ये कॉन्फ्लुएंस साइट है, सैंपल है एक तरह से। ये हमारा आ जाता है हरीके बैरेज, ये कहाँ पे है, तरन तारन में। ठीक है, 1952 में बना था भाई, ये याद रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं।
नाउ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, क्या गया हमारा रंजीत सागर वेटलैंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड। ठीक है, अब रावी रिवर की वजह से बहुत नुकसान हुआ है अजनाला वगैरह पिंड में, विलेजेस में, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा वेटलैंड लोकेटेड है। जैसे माधोपुर वाला जो हमारा हेडवर्क है वो भी कहते ब्रेक हो चुका है, तो यही रीजंस हैं जिनकी वजह से फ्लड्स काफ़ी आए हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो रंजीत सागर वेटलैंड हमारा रावी रिवर पे है, upstream of Madhopur headworks in Gurdaspur district of Punjab, and it is also a man-made riverine and lacustrine wetland। ठीक है, ये सारे man-made अभी तक हमारे कंसिडर हुए हैं। ओके, देन कम्स योर नेक्स्ट वेटलैंड, दैट इज नंगल वेटलैंड। मैं रुक के करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। देन कम्स योर नंगल वेटलैंड, ये हमारा रिवर सतलज पे है, अबाउट 13 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम ऑफ भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम एंड इट फॉर्म्स आर्टिफिशियल लेक, पॉपुलरली इसको क्या कहते हैं हम, नंगल लेक। रंजीत सागर रावी रिवर से याद रखो, रावी पे हमारा रंजीत सागर है, देन नंगल पे सतलज है, आर्टिफिशियल लेक बना दिया, और भाखड़ा डैम की डाउनस्ट्रीम में है, डाउनस्ट्रीम ऑफ भाखड़ा डैम। ये अपस्ट्रीम है माधोपुर हेडवर्क्स के गुरदासपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको दिखेंगे ये सारे के सारे डैम्स, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होगी इनमें कौन सी रिवर पे है, कौन सी उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये यहाँ पे ही अच्छे से पढ़ लो ताकि याद रहे। ये अब यहाँ पे लोकेशन देखो, रंजीत सागर गुरदासपुर वाला रीजन, माधोपुर इससे रिलेटेड है। अब ऊपर है, ऊपर हमारी कौन सी नदी जाती है, रावी। ठीक है, यहाँ से हमारी कौन सी रिवर निकलती है, ब्यास। इधर से हमारी सतलज, ये सतलज वाला रीजन है सारा, तो ये सारे सतलज के अंडर ही आते हैं। इस तरह से मैप में भी करोगे ना तो चीजें याद रहेंगी। ओके, नाउ कम्स योर स्टेट वेटलैंड्स। अब ये हम बहुत इंपॉर्टेंट वाले वेटलैंड्स आ गए हैं। जैसे ये जस्तरवाल वेटलैंड है, ये कहाँ पे, अजनाला टाउन, जो इस टाइम पे फ्लड से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से भरा हुआ है। तो ये नेचुरल वेटलैंड है, सिचुएटेड इन द हर्चा चीना ब्लॉक नियर अजनाला टाउन। ठीक है, देन योर कहनू वन चम वेटलैंड गुरदासपुर में, केशोपुर मियानी अगेन गुरदासपुर, मंड भरताला वेटलैंड नवाशहर, एंड दोलबाहा रिजर्वर ये हमारा होशियारपुर में। और इसको हम ना मैप पे मार्क करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। स्टार्टिंग से करते हैं, ये हमारा अमृतसर है, ये कौन सा आ जाता है, जस्तरवाल वेटलैंड। ठीक है, देन हमारा गुरदासपुर में आ जाता है, दो वेटलैंड्स हैं, एक है काहनूवन चंब वेटलैंड और दूसरा है केशोपुर मियानी। देन आपका नवाशहर वाले रीजन में आ जाता है होशियारपुर, मंड भरथाला वेटलैंड। देन धोलबाहा हमारा आ जाता है होशियारपुर में, धोलबाहा रिजर्वायर। ये सारे के सारे नेचुरल वेटलैंड्स है, रिमेंबर दैट, स्टेट वेटलैंड्स ये सारे के सारे नेचुरल वेटलैंड्स है। तो इस चीज में भी आपको कंफ्यूज कर, जैसे हमें लगता है कि हरीके है ये सारे नेचुरल वेटलैंड्स होंगे, नहीं, इन सब की कंस्ट्रक्शन की गई है। ये है हमारे नेचुरल वेटलैंड्स, काहनूवन, केशोपुर मियानी, धोलबाहा, मंड भरथाला एंड जस्तरवाल। ठीक है, याद रहेगा, सब नेचुरल हैं। नाउ बाकी आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स, इनको भी देखो, दैट इज अलीवाल कोटली अमृतसर, भरेता मानसा में, नारायणगढ़ तरकीनिया ये भी नेचुरल वेटलैंड है, कहाँ पे, होशियारपुर में, शीतल सागर होशियारपुर, रबाब सागर कपूरथला, लोबाना पटियाला, लेहल कला संगरूर, गोबिंदगढ़
खोखार संगरूर, हुसैनी वाला रिजर्वायर फिरोजपुर, मैली डैम होशियारपुर, मंगरोवाल डैम होशियारपुर। अब इनको याद कैसे करोगे स्टेट वाइज? होशियारपुर में कौन कौन से आएंगे सुन लो, बस सुन ही जाओ, उससे आपको याद हो जाएंगे। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था होशियारपुर में कौन सा था, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज योर दोलबाहा रिजर्वायर। यहाँ पे कौन कौन से आ गए? शीतल सागर, मैली डैम एंड मंगरोवाल डैम, ये हमारे कौन से हैं? होशियारपुर वाले हैं। अमृतसर में कौन कौन से हो गए? 2 आ गए अमृतसर के। एक तो है हमारा जस्तरवाल वेटलैंड जो अजनाला टाउन में है, और दूसरा कौन सा हो गया? अलीवाल कोटली। ठीक है। देन कपूरथला में कौन से आ गए हमारे? प्रभाब सागर, प्रभाबसार, और एक और था दैट इज योर कांजली। हमारा होशियारपुर में एक और है दैट इज योर नारायणगढ़। तो होशियारपुर में हमने कितने किए? 5 किए। कपूरथला में 2 हैं रबाबसार एंड कांजली, अमृतसर में 2 हैं जस्तरवाल एंड अलीवाल कोटली। अब ये संगरूर पटियाला वाले रीजन के 3 हैं, पटियाला में लुबाना, संगरूर में लेहल कला, गोबिंदगढ़, खोखार, एंड देन फिरोजपुर में हुसैनी वाला रिजर्वायर, और एक हमारा मानसा का है बरेटा। ठीक है। गुरदासपुर में 2 किए थे, कौन कौन से? कमेंट्स में बताओ या अपनी कॉपीज में लिखो। काहनूवन चंब एंड केशवपुर मियानी। रंजीत सागर इज ऑल्सो इन गुरदासपुर। ओके, तो इनको मैप पे अब जो है करो, लिखो। अब आ जाती है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं हमारे पंजाब में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जिस एरिया में, उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। मतलब अच्छी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी हमें वहाँ पे मिलती है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन जो है थोड़ी थोड़ी परमिटेड है, कुछ एक राइट्स लोगों को दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अब हमारे पंजाब में? सो फर्स्ट इज योर हरिके पतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी थी ये? हरिके डैम। रिमेम्बर मैंने आपको कहा था इसको हरिके डैम, हरिके पतन को क्या बोलते हैं? हरिके डैम भी बोला जाता है। और कब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट हुआ? 1982 में। सी आप ये लेक्चर्स ही प्रॉपरली देख लोगे ना तो बहुत इजीली आप इसको तैयार कर सकते हो। देन नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तखनी रहमपुरा सेंचुरी, दैट इज इन होशियारपुर। होशियारपुर में हमने 5 वेटलैंड्स किए थे, याद करो उनको साथ में। और हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज तखनी रहमपुर सेंचुरी, वो होशियारपुर में है। अब ये दोनों तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। देन कम्स योर अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम से हमें पता लग रहा है, एंड इट इज फेमस फॉर ब्लैक बक। सो ब्लैक बक हमारा जो है नेशनल, हमारा स्टेट एनिमल है, ठीक है। और ब्लैक बक सबको पता न्यूज़ में क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और क्योंकि उनके लिए ये एक, वो इस एनिमल की पूजा करते हैं, ठीक है। हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे, बट यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है। अब हमारे जितने भी बीर वाली सेंचुरीज आएंगी, बीर मोतीबाग सेंचुरी, बीर गुरदियारपुरा सेंचुरी, बीर बुनेहरी सेंचुरी, बीर महस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर दुसान सेंचुरी, बीर भटसन, जहाँ जहाँ बीर आ गया ना, एक्सेप्ट बीर एशवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सिर्फ एशवन वाली हमारी संगरूर में, बाकी सारी जितनी बीर है वो सब पटियाला में सेंचुरीज हमें मिलेंगी, ठीक है। याद कर लोगे इन सबको भी। 7 है ये सेंचुरीज बीर वाली, जिसमें से सिर्फ एशवन संगरूर में है, बाकी सारी पटियाला में है।
देन नेक्स्ट सेंचुरीज झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रूपनगर में है। पठानकोट में कथलौर कुशलियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रोपड़। नंगल तो अब हमें याद रहेगा, ये दोनों को हमने याद रखना है, और एक तकनी रहमपुरा याद रखना है, बाकी सारी हमें ऐसे ही याद रहेंगी। तकनी रहमपुरा इज इन होशियारपुर। बीर एशवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन संगरूर। जितनी भी बाकी बीर हैं, दैट इज मोतीबाग, गुरदयालपुरा, बुनहरी, महल, दुसांझ, भटसन, ये सब हमारी पटियाला में है। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये संगरूर रूपनगर में मिलेगी, एंड कथलौर कुशलियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पठानकोट में मिलेगी। ये देखो मैप में सारी मार्क की गई हैं। तकनी रहमपुरा कहाँ पे आएगी? होशियारपुर में। नंगल कहाँ पे है? रोपड़ में। झज्जर बचौली अगेन रोपड़, रूपनगर, जो मर्जी लिख लो। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंडीगढ़। सिटी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन चंडीगढ़। देन बीर मोतीबाग, बीर बुनहरी, ये एशवन कहाँ पे है? संगरूर। अबोहर वाली अबोहर फाजिल का साथ लगता है। हरीके हमारी कहाँ पे है? तरन तारन में। देन कथलौर कुशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारी कहाँ पे पड़ती है? पठानकोट। साथ में यहाँ पे रामसर साइट्स भी हैं, रिवाइज कर सकते हो। केशवपुर में आनी, देन कांजली, हरीके, नंगल एंड रोपड़, 5 हमने की हैं। रंजीत सागर हमारी यहाँ पे है, गुरदासपुर, रावी रिवर पे। ओके, तो ये थी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हमने करनी है कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ कहाँ है? 4 जगह पर है, 4 ही हमारी कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं यहाँ पे। ये 3 तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, इसको याद रखना है। रखसराई अमानत खान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? तरन तारन में। ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व, रंजीत सागर डैम कंजर्वेशन रिजर्व एंड रोपड़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये तो हमें पता ही है। मैप में इसको मार्क करो मेरे साथ, या सिर्फ लिख लो इसको, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पे? राखसराई अमानत खान कंजर्वेशन रिजर्व, ये सारे हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये तरन तारन में है। देन कम्स योर ब्यास, ये कपूरथला वाला रीजन है, बस यहाँ पे अमृतसर के पास हमारा पड़ जाता है ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। देन योर रंजीत सागर गुरदासपुर में एंड रोपड़, ये हमारे 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ये याद रखना, रखसराई अमानत खान कंजर्वेशन रिजर्व। खान से याद रखो पटियाला पाकिस्तान के साथ लगता है तरन तारन में। ना लास्ट टॉपिक, दैट इज 3 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं हमारे पंजाब में, फर्स्ट एवर नोटिफाइड इन 2007। सो इट इज इन केशवपुर चम कम्युनिटी रिजर्व, ये कहाँ पर है? गुरदासपुर में। देन ललवान एंड सिसवान, और मार्क करें, लिखें, लिखेंगे तो याद रहेगा। केशवपुर, चंब कम्युनिटी, और ये क्या है? हमारे कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। ये गुरदासपुर में है। देन ललवान हमारा होशियारपुर में है। आपने नोटिस किया कि हमारे होशियारपुर में काफ़ी हरियाली है, क्योंकि हमारा हिली एरिया है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी फॉरेस्ट भी मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रामसर साइट्स हैं, प्रोटेक्टेड एरिया काफ़ी है होशियारपुर में, ठीक है। देन कम्स योर सिसवान, ये भी कहाँ पे है? SAS नगर मोहाली में। ये है हमारे कम्युनिटी रिजर्व्स, ओके। नाउ कम्स योर जोलॉजिकल पार्क्स। जोलॉजिकल पार्क अब हमारे 4 हैं। महेंद्र चौधरी जोलॉजिकल पार्क, या फिर छतबीर जू हम जिसको बोलते हैं, जीरकपुर में है चंडीगढ़ के साथ। इसका छतबीर जू तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका ये नाम
भी याद रखना, दैट इज महेंद्र चौधरी। फिर लुधियाना जू, यहाँ पे टाइगर सफारी की जाती है। देन मिनी जू डियर पार्क नीलौन में। मिनी जू एक डियर पार्क बीर मोती बाग में भी है। बीर मोती बाग कहाँ पे? पटियाला में। और एक डियर पार्क हमारा लुधियाना में है, और लुधियाना जू में हमारी टाइगर सफारी भी होती है। इजी। कहाँ कहाँ पे हैं, कर लो मार्क। सो जीरकपुर वाला हमारा महेंद्र चौधरी। ये सारे क्या है हमारे जोलॉजिकल पार्क्स पंजाब के, ठीक है। देन कम्स योर लुधियाना में हमारे 3 आ जाते हैं। एक तो लुधियाना जू, यहाँ पे हमारी टाइगर सफारी होती है, और एक यहाँ पे मिनी जू है लुधियाना में, जिसको डियर पार्क भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? नीलौन में। फिर एक मिनी पार्क हमारा जो है पटियाला में है, ये संगरूर आ जाता है। बीर मोती बाग, पंजाब का मैप, बीर मोती बाग। और उसके बाद एक और हमारा मिनी जू है बठिंडा में, डियर पार्क बीर तालाब। सो बीर मोती बाग ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये कहाँ पे है? पटियाला में। ये डियर बीर पार्क ये कहाँ पे है? बठिंडा में। दिस इज आर पटियाला, नॉट दिस वन। ओके, सो ये थे हमारे जोलॉजिकल पार्क्स। 5 हैं, याद रखने हैं ना। एक स्कीम भी दी हुई है, तो ये भी हम पढ़ ही लेते हैं, दैट इज एनिमल अडॉप्शन स्कीम। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये शुरू की थी 5 के 5 जूस के लिए, दैट इज जोलॉजिकल पार्क के लिए, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी एनिमल को या बर्ड को 1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए। किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं? जब वो छोटी सी अमाउंट देंगे। देखो नाम से हमें पता लग रहा है एनिमल अडॉप्शन स्कीम है, तो कोई भी इंडिविजुअल, ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन कुछ महीनों के लिए और कुछ साल के लिए अडॉप्ट कर सकती हैं विद जू अथॉरिटीज, और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उनके खाने के लिए, उनके हाइजीन के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, मेडिकल कॉस्ट के लिए, सारा कुछ वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये है हमारी एनिमल अडॉप्शन स्कीम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। और इससे हमारा जो है साडा पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ पंजाब, खत्म हो जाता है। सिर्फ हमारी सॉइल्स रहती हैं जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं एंशियंट हिस्ट्री भी पंजाब की, देयर आर ब्राइट चांसेस कि मैं उसको भी खत्म करवा दूंगी। इसी तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स में हम इसको जो है खत्म कर देंगे। आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह से मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अच्छी अच्छी वीडियोस ला के दूँगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।